अभी न जाओ छोड़कर। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी के बारे में बिना कुछ जाने आरोप नहीं लगा सकते हैं। चलिए सुनते हैं। अमित के मित्र और कुलीग मोहित के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। हमें रात के 8 बजे उनके घर पहुंचना था, किंतु 7 बजने वाले थे और अमित अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मैं तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि अमित 5 बजे ऑफिस से चल गए थे। मुझे चिंता हुई। मैंने मोबाइल पर फ़ोन लगाया। अमित की आवाज़ आई, रितु, मैं अभी ऑफिस में मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। मुझे बुरा लगा। अमित मुझसे झूठ बोल रहे थे। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर मोहित के बेटे के लिए कोई उपहार लेने गए हो। थोड़ी देर बाद अमित आ गए और बोले, आज ऑफिस में बहुत थक गया। शाम को बॉस ने मीटिंग बुला ली, किंतु सच कहूँ तुम्हें देखते ही सारी थकान मिट गई। आज बहुत सुंदर लग रही हो, चलो पार्टी में चलते हैं। मेरा मन बुझ गया, किंतु मैंने चेहरे के भावों से जाहिर नहीं होने दिया। पार्टी में पहुँचे तो केक कट चुका था। मेहमान डिनर कर रहे थे। हमें देख मोहित ने उलाहना दिया, हद होती है यार, इतनी देर में आए हो, हम लोग कब से राह देख रहे थे। मैं तपाक से बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, आपको तो पता ही होगा, इसलिए देर हो गई। मैंने तो देखा मोहित की ओर देखते हुए। अमित झोंप रहे थे। खाने की प्लेट उठाते ही मैंने मोहित को इनके कहते सुना, यह मीटिंग का क्या चक्कर है? तू तो 5 बजे ही ऑफिस से निकल गया था। कुछ नहीं यार, थोड़ी देर के लिए उससे मिलने चला गया था। देख अमित, तू विवाहित है, या चक्कर में मत पड़, छोड़ उसे उसके हाल पर और तू रितु पर ध्यान दे। मेरा मन धक से रह गया, यह क्या माजरा है और मोहित किसे छोड़ने की बात कर रहा था। घर पहुंचकर मैं उसे पूरी रात सो न सकी थी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि अमित मीटिंग का बहाना बनाकर देर से घर आए, जबकि ऑफिस से पता चलता था कि कोई मीटिंग ही नहीं थी। अब तक समझती थी कि अमित एक परफेक्ट हस्बैंड है, उनमें वे सभी गुण हैं जो एक लड़की अपने पति में चाहती है, किंतु अब लग रहा था अमित को मैं जानती ही कितना हूँ। कुछ ही दिन तो बीते हैं विवाह हुए। विवाह के 2 दिन बाद हम दोनों हनीमून के लिए दार्जिलिंग चले गए थे। वहाँ से लौटकर सप्ताह भर दिल्ली अपनी ससुराल में रहकर अमित के साथ पुणे में आ गई। अमित सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते और मैं घर को सजने संवारने में लग जाती। शाम को अक्सर हम दोनों कहीं घूमने चल देते। कुल मिलाकर मैं खुश थी, किंतु इन दिनों मेरे दिल में हलचल मची हुई थी कि ऐसा क्या है जो अमित मुझसे छिपा रहे हैं। मैंने सोचा, यूँ परेशानी होने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे बुद्धिमानी से स्वयं पता करना होगा आखिर बात क्या है। कहीं अमित मेरे चेहरे के भावों से मन के बात न समझ जाए। इसके लिए उनके सामने सहज रहने का अभिनय करना होगा। अब रोज़ सुबह अमित बाथरूम में होते, मैं उनका मोबाइल चेक करती। एक दिन एक मैसेज पर मेरी नज़र अटक गई। बैंक से मैसेज था, अमित के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए थे। इतनी बड़ी रकम उन्होंने किसे दी और क्यों, यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। अमित के घर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए वहाँ देने का तो सवाल ही नहीं था। अब जितना समय वे घर में रहते मैं चौकस रहती। फिर एक रात खाना बनाते समय मुझे लगा अमित कमरे में किसी से धीरे धीरे बात कर रहे हैं। मैं आंख बंद करके दबे पाँव दरवाजे के पीछे जा खड़ी रही और कान लगा के सुनने लगी। वे मोहित से कह रहे थे, नैना को रुपए दे दिए हैं, तू चिंता मत कर यार, रितु को कुछ पता नहीं चलेगा, वह तो स्वयं में ही मस्त रहती है। मैंने एक गहरी सांस भरी और वहाँ से हट गई। रात में अमित ने मुझे अपनी बाहों में समेटना चाहा तो इच्छा हुई उनके हाथ झटक दूं। चेहरे पर बनावटी मुस्कान का आवरण ओढ़े आखिर कब तक मैं उनके झूठ प्यार के नाटक में उनका साथ देती रहूंगी। अपने सम्मान को मारकर कब तक इस धोखेबाज इंसान को अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करने दूंगी। किंतु मैंने क्रोध में उपनती भावनाओं को काबू पाया। सब्र से काम लेकर ही अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी और अमित के झूठ को पकड़ सकती थी। जल्द ही मुझे सफलता मिली। उस रोज़ सुबह नाश्ता करते हुए अमित बोले, रितु, मुझे शाम को ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी,
बॉस के साथ मीटिंग है, तुम चाय पी लेना। मेरा चेहरा उतर गया। आज सुबह इनका मोबाइल चेक करना भी भूल गई थी। तभी संयोग से दिल्ली से मेरी सास का फ़ोन आ गया। अमित ने उनसे बात की, फिर बोले, लो माँ तुमसे भी बात करना चाहती है। मैं मोबाइल लेकर बालकनी में चली गई। माँ से बातें करते करते मोबाइल का इनबॉक्स चेक किया। एक मैसेज को देखकर मेरा दिल डूबने लगा। लिखा था, आज शाम 6 बजे गैलेक्सी मॉल के कॉफ़ी हाउस में मिलो, नैना। यह नैना वही थी जिसे अमित ने रुपए दिए थे। बात करके मैंने खामोशी से फ़ोन उन्हें दे दिया। रोज़ की तरह जाते हुए अमित ने मेरे माथे पे चुंबन दिया तो मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। उनका स्पर्श भी अब मुझे पराया लग रहा था। कौन है यह नैना? क्या रिश्ता है उस अमित से? क्या उनका नैना के साथ अफेयर चल रहा है? शायद यही सच था। तभी तो मुझसे झूठ बोलकर वे उसे मिल रहे थे। सारा दिन मैं वेदना से भंवर में डूबती उतारती रही। एक अजीब सी बेचैनी, अनजाने भय से मैं छटपटाती रही। रह कर नज़रें घड़ी की ओर उठ रही थी। शाम के 5 बजे ही गैलेक्सी मॉल की ओर चल दी। मैं अमित को रंगे हाथों पकड़कर इस लुक्का छुपी खेल को समाप्त कर देना चाहती थी। गैलेक्सी मॉल के कॉफ़ी हाउस में पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। इधर उधर नज़र डाली तो सबसे पीछे कोने की मेज़ पर अमित एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे देखे। मैं कुछ सोच कर दृढ़ कदमों से उनकी ओर बढ़ी। अमित नज़रें झुकाए कुछ पेपर्स पढ़ने में व्यस्त थे। मैं उनके मेज़ के पास जाकर खड़ी हो गई। ज्यों ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वे बुरी तरह घबरा गए। रितु, तुम यहाँ? वे हैरानी से बोले। मैंने उनके आंखों में देखकर कहा, अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल में आई थी, आपको यहाँ देखा तो चली आई, कहकर वहाँ से चल दी। अमित पीछे से पुकारते ही रह गए। मैं मन में पीड़ा का गुबार दबाए घर पहुँची और पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में हाहाकार मचा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जब मन कुछ हल्का हुआ तो उठकर अटैची में कपड़े रखने लगी। अमित ने मेरे भविष्य का प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अब मुझे क्या कदम उठाना चाहिए, यह फैसला लेना मुमकिन नहीं था कि तभी घंटी बजी। अमित आ गए थे। वे बेहद गंभीर थे। उन्होंने एक नज़र अटैची में रखे कपड़ों पर डाली और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, यह क्या कर रही है रितु? कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और बोली, अमित, आपने क्या समझा था? आप मुझे धोखा देते रहेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं काफ़ी दिन पहले जान गई थी कि ऑफिस की मीटिंग के नाम पर आप कहीं और जाते हैं। मैं इस मौके की तलाश में थी कि आपका झूठ आपके सामने ला सकूं। आपका नैना के साथ अफेयर था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा उससे अफेयर नहीं है रितु, झूठ कह रहे हैं आप। तभी तो मुझसे झूठ बोलकर उसे मिलते हैं, रुपए देते हैं। अमित ने हैरानी से मुझे देखा तो मैं बोली, अमित, मैं कोई बेबस निरीह लड़की नहीं जो पति की बेवफाई पर आंसू बहाती रहूं। मैं पढ़ी लिखी साहसी लड़की हूं। अपनी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगी। फिलहाल मैं अपने घर जा रही हूं। मैंने अटैची उठानी चाहिए तो अमित ने मेरी बाँह थाम ली। भराए स्वर में बोले, बात सुन लो, फिर चाहे जो सज़ा देना। रितु, नैना का मुझसे नहीं, मेरे बड़े भाई आलोक से अफेयर था। घर में सभी को इस बात का पता था। वह बेझिझक हमारे घर आया करती थी। मैं तो उसे भाभी कहता था। नैना के माँ बाप नहीं है, बड़े भाई भाभी है। सबकी रजामंदी से भैया और नैना की सगाई कर दी गई। शादी की तिथि 3 महीने बाद तय हुई थी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। तभी कंपनी की ओर से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में भैया को अमेरिका जाने को कहा गया। माँ और पिताजी चाहते थे जाने से पहले दोनों की शादी कर दी जाए ताकि भैया नैना को लेकर अमेरिका चले जाए, किंतु भैया नहीं माने। उनका कहना था 6 माह बाद लौटकर आराम से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। नैना को प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आलोक भैया चले गए। इसी तरह 6 महीने कटे किंतु भैया नहीं लौटे। फिर 1 साल बीतते बीतते भैया ने कंपनी बदल ली और वहीं पर बसे एक भारतीय परिवार की लड़की से शादी कर ली। नैना के भाई ने पिताजी को बहुत बुरा भला कहा, किंतु वे बेचारे शर्मिंदा होने के सिवा क्या करते। और नैना, वह तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके बाद नैना के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। बीटेक करने के बाद जॉब के लिए मैं पुणे आ गया। तुमसे शादी हुई।
हनीमून से लौटकर एक संडे का घर का सामान लेने मार्केट गया था, वहीं नैना मुझे मिल गई। उसके साथ उसका 2 साल का बेटा भी था। रितु, उस दिन नैना ने अपने बारे में मुझे जो कुछ भी बताया बहुत दुखद था। आलोक से धोखा खाने के बाद उससे शादी हुई और 3 साल के अंदर ही अत्यधिक शराब पीने के कारण पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने उसके घर से निकाल दिया। 2 साल के बेटे के साथ लिए नैना मायके आई, किंतु वहाँ भी भाई भाभी उसे बोझ समझते थे। रितु, उसकी इस दुर्दशा की जिम्मेदारी मेरा मन आलोक भैया को मान रहा था। इस नाते मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। चाहता था उसे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए और उसके के बेटे को अच्छी स्कूल में दाखिल हो जाए। इस सिलसिले में कई बार उसके मिलना हुआ। उसे 1 लाख रुपए भी दिए, जो उसने इसी शर्त पर स्वीकार है कि वे उन्हें वापस कर देगी। रितु, मैंने जो भी कुछ किया इंसानियत के नाते किया। तुम चाहो तो मोहित से पूछ लो, उसे सब पता है। मैं जानती हूँ मोहित को पता है, सिर्फ मुझे ही आपने पराया बना दिया। क्या मुझ पर आपको तनिक भी विश्वास नहीं था? दरअसल मेरे मन में संकोच था। तुम घर में नई नई आई थी। मैंने सोचा भैया के विश्वासघात के से तुम्हारे मन में उनके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। तुम क्या सोचोगी कि कैसे परिवार है, मेरा नाता जुड़ा है। कुछ क्षण खामोश रहकर मैं बोली, यदि ऐसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया होता तो क्या आप खुशी खुशी मुझे माफ़ कर देते? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। आपने यह क्यों नहीं सोचा कि दूसरों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के लिए आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अपने रिश्ते पर नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें ही पति पत्नी को करीब लाती है और छोटी छोटी बातें ही रिश्ता दरकने लगता है। मुझे माफ़ कर दो रितु, जो चाहे सज़ा दो, किंतु मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम कहोगी तो मैं नैना की मदद नहीं करूँगा। मैं इतनी संवेदना शून्य नहीं और न ही मेरा दिल इतना छोटा है। अमित, नैना को सपोर्ट करने की आपकी भावना का मैं सम्मान करती हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप भविष्य में कभी मुझे कुछ छिपाएंगे नहीं। मैं वादा करता हूँ रितु, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सदैव तुम्हारी भावनाओं की कद्र करूंगा। भावविहीन हो। अमित ने मुझे बाहों के घेरे में ले लिया। आज उनका यह स्नेही स्पर्श मुझे बहुत अपना सा लगा।